हाय एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम सीआरपीसी के दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर 16। ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार जुडिशरी और यूपी जुडिशरी के मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ने से पहले हमें एग्जैक्टली समझना होगा कि कंप्लेंट का मतलब क्या होता। देखिए, कंप्लेंट की जो डेफिनेशन है वो दे रखी है सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज डी में। Complaint means any allegation made orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action under this code that some person, whether known or unknown, has committed an offence but does not include a police report। देखिए, एक प्लेन रीडिंग करने से हमें ये समझ में आता है कि कंप्लेंट हमेशा मजिस्ट्रेट को की जाती है, पुलिस को हम एफआईआर दर्ज करवाते हैं और कंप्लेंट कभी भी पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं करता। ये एक सिंपल प्लेन रीडिंग है, बट अगर हम इसको पूरा पढ़ें तो ये बताता है कि कंप्लेंट के लिए क्या ज़रूरी है कि सबसे पहले तो एक एलिगेशन होना चाहिए। एलिगेशन होना चाहिए अबाउट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। दूसरा ये है कि हम ये मजिस्ट्रेट को देते हैं, ये एलिगेशन की नॉलेज हम उस मजिस्ट्रेट को ले जाके देते हैं। वो ओरल फॉर्म में भी दे सकते हैं और राइटिंग फॉर्म में भी दे सकते हैं। यहाँ जो एलिगेशन दी जाती है ओरल या राइटिंग फॉर्म में, उसका ऑब्जेक्ट ये होता है कि मजिस्ट्रेट एक्शन ले किसी ऐसे पर्सन, भले वो नोन हो या अननोन हो, कि उस पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है और मजिस्ट्रेट उसके अगेंस्ट एक्शन ले। फिर यहाँ पे जो लास्ट लाइन है वो बोलता है कि कंप्लेंट इंक्लूड नहीं करता है पुलिस रिपोर्ट को। तो सबसे पहले आई रिपीट इट अगेन, कंप्लेंट के लिए ज़रूरी है कि एक एलिगेशन हो ओरल फॉर्म में या राइटिंग फॉर्म में, जो कि मजिस्ट्रेट को दी जाती है किसी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट कि वो नोन हो या अननोन हो, कि उसने कोई ऑफेंस किया है और मजिस्ट्रेट उसके अगेंस्ट एक्शन ले। बट कंप्लेंट पुलिस को नहीं की जा सकती और ना ही कंप्लेंट इंक्लूड करती है पुलिस रिपोर्ट को। देखिए, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बात करता है डीम्ड कंप्लेंट की। अब डीम्ड कंप्लेंट क्या होता है? अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले पुलिस ऑफिसर को लगता है कि कोई पर्टिकुलर ऑफेंस है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और वो ये सोच के इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, बट इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने के बाद जब उसे ये पता चलता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, और जब वो रिपोर्ट सबमिट करने जाता है मजिस्ट्रेट को, तो उस केस में वो रिपोर्ट जो है कंप्लेंट हो जाएगी और पुलिस ऑफिसर वहाँ पे कंप्लेनेंट हो जाएगा। अब इसको अगर हम रीड करें, अ रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर इन अ केस विच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेंट एंड द पुलिस ऑफिसर बाय whom such report is made shall be deemed to be the complainant। अब जो दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 15 और 16 को पढ़ने से पहले, वो है कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस बाय द मजिस्ट्रेट। हमें ये पहले जानना होगा कि मजिस्ट्रेट कब कब कॉग्निजेंस लेता है। तो इसलिए उस चैप्टर 15 और 16 को पढ़ने से पहले हमें चैप्टर 14 के कुछ सेक्शंस देखने होंगे। देखिए, चैप्टर 14 बात करता है कंडीशन रिक्विजिट फॉर द इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग। सेक्शन 190 बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट। कॉग्निजेंस का सिंपल मीनिंग होता है एप्लीकेशन ऑफ द जुडिशियल माइंड बाय द मजिस्ट्रेट। ये इसकी एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज है। देखिए, सेक्शन 190 के हिसाब से कोई भी मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास का है वो कॉग्निजेंस ले सकता है। सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट अगर वो स्पेशली एम्पावर्ड है सीजीएम के द्वारा तो वो भी कॉग्निजेंस ले सकता है। अब बात आती है कि कब कब कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन है। पहली तो कंप्लेंट, अगर आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट करें तो मजिस्ट्रेट चाहे तो डायरेक्ट उस कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस ले सकता है। और इसी टॉपिक पे आज हम चैप्टर 15 और 16 में बात करेंगे। दूसरा जो केस है वो पुलिस रिपोर्ट पे है, यानी कि जब 173 क्लॉज 2 में पुलिस अपना चार्जशीट सबमिट करती है तो उस दौरान मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। और थर्ड है किसी थर्ड पर्सन द्वारा अगर उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या उसे अपने पर्सनल नॉलेज पे वो चाहे तो किसी केस में कॉग्निजेंस ले सकता है। सेक्शन 191 बात करता है ट्रांसफ़र ऑन एप्लीकेशन ऑफ द एक्यूज्ड। देखिए, ये सेक्शन स्पेसिफिकली सेक्शन 191 क्लॉज सी के लिए है, यानी कि जब
किसी थर्ड पर्सन के यानी पुलिस ऑफिसर के नहीं बल्कि किसी अदर पर्सन के इंफॉर्मेशन पे या मजिस्ट्रेट अपने पर्सनल नॉलेज के बेसिस पे कॉग्निजेंस लेता है, उस सिचुएशन से डील करता है। तो अगर उस सिचुएशन में मजिस्ट्रेट ने कोई कॉग्निजेंस लिया है तो यहाँ पे एविडेंस लेने से पहले अक्यूज्ड को यहाँ पे मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना होगा कि वो एंटाइटल्ड है कि वो चाहे तो अपने केस को इंक्वायर या ट्राई करवा सकता है किसी अदर मजिस्ट्रेट के थ्रू, और अगर अक्यूज्ड ऑब्जेक्ट करता है तो वहाँ पे किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को, जैसा सीजीएम स्पेसिफाई करेगा, उस दूसरे मजिस्ट्रेट को केस ट्रांसफ़र किया जा सकता है। देखिए मैं सेक्शन 191 एक बार रीड कर देती हूँ। ये सारे सेक्शंस मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आगे जाके सारे चैप्टर 15 और 16 में इनका यूज़ है। Section 191 Transfer on application of the accused. When a magistrate take the cognizance of an offence under clause C of subsection 1 of section 190, the accused shall, before any evidence is taken, be informed that he is entitled to have the case inquired or tried by another magistrate, and if the accused or any of the accused, if there be more than one, objects to further proceeding before the magistrate taking cognizance, the case shall be transferred to such other magistrate as may be specified by the CGM in this behalf. अब सेक्शन 192 बात करता है मेकिंग ओवर ऑफ द केस टू मजिस्ट्रेट। देखिए इस केस में क्या होता है कि अगर किसी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लेने के बाद वो चाहे तो उस केस की इंक्वायरी या ट्रायल के लिए उस केस को ट्रांसफ़र कर सकता है किसी दूसरे कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को जो उस सीजीएम से सबऑर्डिनेट है। फिर से मैं रिपीट करूँगी, मान लीजिए सीजीएम ने किसी केस का कॉग्निजेंस लिया, कॉग्निजेंस लेने के बाद वो चाहे तो उस केस को मेक ओवर यानी कि ट्रांसफ़र कर सकता है इंक्वायरी या ट्रायल के लिए किसी अपने सबऑर्डिनेट कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को। अब इसका दूसरा क्लॉज कहता है कि अगर कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, अगर उसे सीजीएम एम्पावर कर दे तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कॉग्निजेंस लेने के बाद, किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के बाद इंक्वायरी या ट्रायल के लिए केस को मेक ओवर कर सकता है किसी अदर कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को। ये था आपका सेक्शन 192। सेक्शन 193 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन। इस सेक्शन में साफ साफ बताया है कि कोर्ट ऑफ सेशन किसी भी केस में एक्सेप्ट सेक्शन 199 को छोड़ के किसी भी केस में कोई भी किसी भी केस का कॉग्निजेंस डायरेक्टली नहीं ले सकता, यानी कि उसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं होता है किसी भी केस का कॉग्निजेंस लेने का। वो किसी भी केस का कॉग्निजेंस तभी ले सकता है जब उसके पास वहाँ पे कमिटल हुआ हो, except as otherwise expressly provided by this code or by any other law for the time being in force, no courts of session shall take the cognizance of any offence as a court of original jurisdiction unless the case has been committed to it by the magistrate under this code. अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे यानी चैप्टर 15 कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। देखिए अब बात आती है एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेंट, यानी कि जब मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है कंप्लेंट केस पे, यानी किसी पर्सन ने मजिस्ट्रेट को ले जाके कंप्लेंट की और उसके बाद जब मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है तो आगे की क्या प्रोसीडिंग होगी। सेक्शन 200 वही बात करता है कि सबसे पहले वहाँ पे कॉग्निजेंस लेने के बाद मजिस्ट्रेट उस कंप्लेनेंट को एग्जामिन करेगा। देखिए अ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस यानी मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया। अ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन कंप्लेंट शैल एग्जामिन अपॉन द ओथ द कंप्लेनेंट एंड द विटनेस प्रेजेंट इफ एनी, and the substance of the such examination shall be reduced to writing and shall be signed by the complainant and the witness and also by the magistrate. अब इस सेक्शन की प्लेन रीडिंग करने पे हमें बस ये पता चलता है कि जब मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है किसी कंप्लेंट के बेसिस पे, जब कोई कॉग्निजेंस लेता है यानी सेक्शन 191A के हिसाब से, तो उस केस में सबसे पहले मजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट को एग्जामिन करेगा ओथ पे, और अगर उसके कोई विटनेस हैं
जो उसने कंप्लेंट में मेंशन किए हैं, अगर कोई विटनेस हैं जो प्रेजेंट हैं उस दौरान, ज़रूरी नहीं है कि सारे विटनेसेस जो उसने कंप्लेंट में मेंशन किए हैं वो सारे नहीं, बट जो प्रेजेंट हैं उस दौरान उनको वो एग्जामिन करेगा और उसके बाद वो उसको राइटिंग में रिड्यूस करेगा और वहाँ पे कंप्लेनेंट, विटनेस और मजिस्ट्रेट साइन करेगा। देखिए, इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जब मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है कंप्लेंट केस में, तो वहाँ पे सबसे पहले वो ओथ पे एग्जामिन करता है कंप्लेनेंट को, और अगर कोई विटनेस वहाँ पे प्रेजेंट है तो उसको एग्जामिन करेगा। उसके बाद से वो सारा सब्सटेंस जो है एग्जामिनेशन का, उसने एग्जामिनेशन के दौरान उसे जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो राइटिंग में उसे रिड्यूस करेगा और वहाँ पे कंप्लेनेंट, मजिस्ट्रेट और विटनेस साइन करेंगे। देखिए, यहाँ पे सिग्नेचर करना और यहाँ पे ओथ पे एग्जामिन करना मैंडेटरी है, क्योंकि शैल टर्म का यूज़ हुआ है। शैल एग्जामिन अपॉन द ओथ एंड शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग एंड शैल बी साइन बाय द कंप्लेनेंट। उसके बाद ये इसका जो प्रोवाइजो है वो ये बोलता है कि कब जो है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेस इज़ नॉट नेसेसरी। मतलब पहला तो जनरल रूल बताता है कि जो भी कंप्लेनेंट होंगे और उसके विटनेस को एग्जामिन करना मैंडेटरी है, बट प्रोवाइजो बताता है कि कुछ सिचुएशन में कंप्लेनेंट और उनके विटनेसेस को एग्जामिन करना ज़रूरी नहीं है। When the complaint is made in writing, the magistrate need not to examine the complaint and witness। तो सबसे पहली कंडीशन है कि जब भी कंप्लेंट अगर राइटिंग में दी गई है तो फॉलोइंग केस में कंप्लेनेंट और उसके विटनेस को एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंप्लेनेंट पब्लिक सर्वेंट है और उसने कंप्लेंट अपने पब्लिक ऑफिसर की कैपेसिटी में की है, या अगर कोर्ट ने खुद कंप्लेंट की है, या बी है कि अगर मजिस्ट्रेट के पास मेक ओवर हुआ है केस इंक्वायरी या ट्रायल के पर्पज़ से, यानी कि सेक्शन 192 में जो हमने पढ़ा था कि मेक ओवर होता है, तो अगर वहाँ पे मजिस्ट्रेट ने मेक ओवर किया है किसी दूसरे के मजिस्ट्रेट को, यानी कि केस को ट्रांसफ़र किया है इंक्वायरी या ट्रायल पर्पज़ के लिए, तो वहाँ पे भी विटनेसेस और कंप्लेनेंट को एग्जामिन करने की ज़रूरी नहीं है। इसका प्रोवाइजो कहता है कि अगर मेक ओवर के दौरान, यानी कि जब पहले ही मेक ओवर करने से पहले जिस मजिस्ट्रेट ने मेक ओवर किया है, अगर उसने पहले ही कंप्लेनेंट या विटनेसेस को एग्जामिन कर लिया है, तो मेक ओवर करने के बाद दूसरे कोर्ट को दोबारा री एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ़ द मजिस्ट्रेट मेक ओवर द केस टू अनदर मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 192 आफ्टर एग्जामिनिंग द कंप्लेनेंट एंड द विटनेस, द लेटर मजिस्ट्रेट नीड नॉट टू री एग्जामिन दैम। देखिए, सेक्शन 200 का मेन ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्ट है मजिस्ट्रेट का, यहाँ पे बस इतना जानना है कि क्या अक्यूज पर्सन की, क्या जो कंप्लेंट की गई है किसी पर्सन के अगेंस्ट, क्या यहाँ पे कोई प्राइमा फेसाई केस बन रहा है, मतलब फर्दर प्रोसीडिंग की ज़रूरत है कि नहीं। यहाँ पे कोर्ट जो है डिटेल में कोई इंक्वायरी नहीं बैठाएगा, बस कोर्ट का ऑब्जेक्ट ये है कि देखना कि प्राइमा फेसाई कोई केस बन रहा है कि नहीं, बस यहाँ पे यही मेन ऑब्जेक्ट होगा। और सेक्शन 200 में कंप्लेंट में जितने भी विटनेसेस के नाम लिखे हैं उन सारे को एग्जामिन करना ज़रूरी नहीं है। अगर कंप्लेनेंट अपने साथ दो, मान लीजिए कंप्लेंट में उसने 4 विटनेसेस के नाम लिखे हैं और अपने साथ वो केवल 2 लेके गया है, तो मजिस्ट्रेट यहाँ उन 2 को भी अगर एग्जामिन कर ले तो वो सफिशिएंट है। अब बात करते हैं सेक्शन 201 की। 201 बात करता है उन सिचुएशन में जब मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट की गई है बट मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट नहीं है वहाँ कॉग्निजेंस लेने के लिए। तो अगर वहाँ पे राइटिंग में कंप्लेंट की गई है तो मजिस्ट्रेट रिटर्न कर देगा उस कंप्लेंट को एंडोर्स करके प्रॉपर कोर्ट के पास, और अगर राइटिंग में नहीं है तो वो डायरेक्ट करेगा कंप्लेनेंट को कि वो प्रॉपर कोर्ट में जाए। देखिए, सेक्शन 202 बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। देखिए, प्रोसेस जो है वो समन हुआ या वारंट, किसी को समन इशू करना या किसी को वारंट इशू करना ही इशू ऑफ प्रोसेस कहलाता है। तो ये बात करता है कि कब हम उस इशू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन कर सकते हैं। 202 पोस्टपोनमेंट ऑफ द इशू ऑफ द प्रोसेस।
any magistrate on receipt of the complaint of offence of which he is authorized to take the cognizance or which has been made over to him under section 192 may, if thinks fit, postpone the issue of the process against the accused and either inquire into the case himself or direct an investigation to be made by police officer or by such other person as he thinks fit for the purpose of deciding whether or not there is a sufficient ground for proceeding. देखिए, इसकी जो पहली लाइन है वो बताती है कि जब मजिस्ट्रेट ने डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले लिया है कंप्लेंट केस की या उसने मेक ओवर के बाद कॉग्निजेंस लिया है, यानी पहले सिचुएशन है कि उसने डायरेक्टली किसी ने मजिस्ट्रेट को कंप्लेन की, मजिस्ट्रेट ने उस पर डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले लिया, या वो मजिस्ट्रेट जिसके पास कोई केस आया है मेक ओवर के बाद, तो अगर जब वो कॉग्निजेंस लेता है तो उस सिचुएशन में वो चाहे तो इशू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन कर सकता है अक्यूज्ड के अगेंस्ट। आई एम सो सॉरी, ये जो 202 इसमें दिया हुआ है ये अमेंडेड वाला नहीं है, मैं एक दोबारा अमेंडेड वर्जन जो है उसको आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये सेक्शन है, इसका जो पहला क्लॉज है 202 का, वो बोलता है एनी मजिस्ट्रेट ऑन रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेंट ऑफ एन ऑफेंस विच ही इज़ ऑथराइज टू टेक द कॉग्निजेंस, यानी उसने डायरेक्टली कॉग्निजेंस लिया है कंप्लेंट की या उसने मेक ओवर किया है सेक्शन 1 या उसे मेक ओवर होके केस आया है सेक्शन 192 में, मे इफ ही थिंक्स फिट एंड शैल इन अ केस वेयर द अक्यूज्ड is residing at a place beyond the area in which he exercise his jurisdiction postpone the issue of the process against the accused। देखिए यहाँ पे जो वही चीज़ मैंने आपको बताई कि या तो वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेगा या जब उसके पास मेक ओवर होके केस आता है तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट चाहे तो ही मे पोस्ट, देखिए मे वर्ड का पहले यूज़ हुआ है तो वो पोस्टपोन कर सकता है, इसकी डिस्क्रिप्शन पे होगा कि वो चाहे तो इशू ऑफ प्रोसेस पोस्टपोन कर सकता है। बट अगर अक्यूज जो है उस मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन एरिया के बाहर रहता है तो वहाँ पे शैल वर्ड का इस्तेमाल हुआ है और उस सिचुएशन में इशू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन करना मैंडेटरी है। इसीलिए मैंने आपको बताया, देखिए he if he thinks may if he thinks fit and shall in a case where the accused is residing at a place beyond in the area in which he exercises jurisdiction, यानी कि पहली सिचुएशन में तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा है कि अगर कोर्ट चाहे तो पोस्टपोन कर सकता है इशू ऑफ प्रोसेस, बट अगर अक्यूज्ड उस मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन एरिया के बाहर रहता है तो वहाँ शैल वर्ड का इस्तेमाल हुआ है और वहाँ पे मैंडेटरी है पोस्टपोन करना इशू ऑफ प्रोसेस को, और उसके बाद पोस्टपोन करने के बाद मजिस्ट्रेट चाहे तो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है। अब यहाँ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? इंक्वायरी वही मजिस्ट्रेट खुद करेगा और इन्वेस्टिगेशन चाहे तो वो किसी पुलिस ऑफिसर या किसी अदर पर्सन से वो यहाँ पे करवा सकता है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी का जो ऑब्जेक्ट है वो बस इतना है कि डिसाइड करना कि फर्दर प्रोसीडिंग के लिए सफिशिएंट ग्राउंड है या नहीं। आई होप आपको ये क्लॉज समझ में आया हो। उसके बाद दूसरा जो इसका प्रोवाइज़ो है वो बस इतना बताता है कि इन्वेस्टिगेशन कब ज़रूरी नहीं है, मतलब किस केस में इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर नहीं दिएंगे। यानी पहला क्लॉज आपको बताता है कि मजिस्ट्रेट इशू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन करके इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है, बट इसका प्रोवाइज़ो बताता है कि किस केस में मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर नहीं दे सकता। तो इसमें बस इतना है कि अगर मान लीजिए कोई भी केस जो है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन के थ्रू एक्सक्लूसिवली ट्रायबल है तो वहाँ मजिस्ट्रेट खुद इंक्वायरी करेगा, ना कि इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर देगा। तो अगर कोई केस है जो कोर्ट ऑफ सेशन के थ्रू एक्सक्लूसिवली ट्रायबल है तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर नहीं होंगे। अब इसमें जो क्लॉज 2 है वो बोलता है कि जो भी क्लॉज 1 में इंक्वायरी होगी वहाँ मजिस्ट्रेट को अगर ठीक लगे तो वो विटनेसेस के जो एविडेंस है उन्हें ओथ पे रिकॉर्ड कर सकता है। बट इसका प्रोवाइज़ो बताता है कि अगर मजिस्ट्रेट जो है उसे अब लगता है कि जो भी केस है वो कोर्ट ऑफ सेशन के थ्रू एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है तो वहाँ पे वो उन सारे कंप्लेनेंट को
वो वहाँ पे कंप्लेनेंट को बोलेगा कि जितने भी कंप्लेंट में विटनेसेस के नाम मेंशन है उन सभी को बुलाए और उन सभी का एग्जामिनेशन करे ओथ पे। देखिए मैंने आपको 200 में बताया था कि वहाँ पे जिनका नाम मेंशन है और जो प्रेजेंस हैं, ज़रूरी नहीं है कि जिनका नाम कंप्लेंट में प्रेजेंस है, जिनका नाम प्रेजेंट है वो सारे एग्जामिन हो, जितने वहाँ प्रेजेंट हैं उनके ही बस हो जाए तो सफिशेंट है। बट 202 का प्रोवाइज़ो बताता है अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि वो पर्टिकुलर केस कोर्ट ऑफ सेशन के थ्रू एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है तो वहाँ वो कंप्लेनेंट को कहेगा कि जितने भी विटनेसेस के नाम कंप्लेंट में मेंशन है सारे के सारे विटनेसेस को वो लाए और वहाँ पे कोर्ट की ड्यूटी है कि वो एग्जामिन करें उनको ओथ पे। अब इसका क्लॉज 3 कहता है कि इफ़ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर सबसेक्शन 1 इज मेड बाय पर्सन नॉट बीइंग अ पुलिस ऑफिसर ही शैल हैव फॉर दैट इन्वेस्टिगेशन all the power conferred by this court on an offer in charge of a police station except the power to arrest without warrant। देखिए मैंने आपको बताया था कि क्लॉज 1 में मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकते हैं इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन की, और इन्वेस्टिगेशन वो चाहे तो पुलिस ऑफिसर से करा सकता है या किसी अदर पर्सन से। तो यहाँ उस अदर पर्सन के पास पुलिस ऑफिसर के सारे पावर्स होंगे, बस पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट को छोड़ के। यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी होगी वो बहुत ही लिमिटेड पर्पस के लिए होगी। यहाँ पे बहुत डिटेल में इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी नहीं होगी, बस उसका ऑब्जेक्ट ये होगा कि बस ये पता लगाया जाए कि क्या ग्राउंड है फर्दर प्रोसीडिंग के अक्यूज्ड के अगेंस्ट, कि कहीं ऐसा ना हो कि अक्यूज्ड को ज़बरदस्ती जो है परेशान हो जाए इससे या कोर्ट का भी टाइम ख़राब हो फर्दर। तो बस यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो इतना है, ये पता करना कि फर्दर ग्राउंड है प्रोसीडिंग के लिए नहीं या है। और यहाँ पे इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन बहुत ही लिमिटेड पर्पस के लिए है। तो ये था आपका सेक्शन 202। अब सेक्शन 203 यानी डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। If after considering the statement on oath, if any, of the complainant and of the witness and the result of the inquiry or investigation, if any, under section 200, the magistrate is of the opinion that there is no sufficient ground for proceeding, he shall dismiss the complaint and in every such case he shall briefly record his reason for doing। यानी कि इस सेक्शन के हिसाब से सेक्शन 200 में एग्जामिनेशन करने के बाद या सेक्शन 202 में इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई भी फर्दर ग्राउंड नहीं है अक्यूज्ड के अगेंस्ट, तो यहाँ पे वो कंप्लेंट को डिसमिस कर देगा। इफ़ आफ्टर कंसिडरिंग द स्टेटमेंट ऑन ओथ ऑफ द कंप्लेंट एंड ऑफ द विटनेस एंड द रिजल्ट ऑफ द इंक्वायरी, यानी कि सेक्शन 200 की भी बात कर रहा है और सेक्शन 202 की भी बात कर रहा है। तो उस दौरान यानी 200 के एग्जामिनेशन के बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई भी ग्राउंड नहीं बन रहा है, कोई भी प्रमा फसाई केस नहीं बन रहा है, तो वो कंप्लेंट को डिसमिस कर देगा। और अगर वो सेक्शन 202 में इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन बैठाता है और उसके रिपोर्ट आने के बाद उसे लगता है कि कोई भी केस नहीं है फर्दर प्रोसीडिंग के लिए, तो यहाँ पे वो कंप्लेंट डिसमिस कर देगा। बट सारे कंप्लेंट को डिसमिस करने के बाद उसे यहाँ पे अपने रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे और वो एक स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। यहाँ पे मजिस्ट्रेट को अपना जुडिशियल माइंड का एप्लीकेशन करना होगा और एक स्पीकिंग ऑर्डर देना होगा कि क्यों उसने कंप्लेंट को डिसमिस किया। तो इस वीडियो में हम बस यहीं तक करेंगे, काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर 16 बताऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।